हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। सोचिए जरा, एक मुल्क है जो पूरे 34 साल से अपना वजूद रखता है। 60 लाख लोग, अपना परचम, अपनी फौज, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब आप दुनिया का नक्शा खोलें तो ये मुल्क कहीं भी नजर नहीं आता। दुनिया के ज्यादातर ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन ने इसे तस्लीम ही नहीं किया। मगर हकीकत को कब तक छुपाया जा सकता है? जमीन पर इस मुल्क की अपनी हदूद, अपनी आबादी और अपना इलाका है जिस पर यह हुकूमत करता है। अपनी हुकूमत, अपना आइन और अपना परचम के साथ साथ इसकी अपनी फौज जो दुश्मनों से इसकी हिफाजत करती है, और अपनी करेंसी भी है। यानी एक मुकम्मल मुल्क होने की सारी निशानियां इसमें मौजूद हैं। और 34 साल बाद इसे पहली बार किसी मुल्क की तरफ से बाकायदा तस्लीम भी मिल गया है। मगर इसके बावजूद दुनिया की नजर में ये आज भी एक मुल्क नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इर्द गिर्द के ममालिक में जो दहशतगर्द खुलेआम मौजूद हैं, इन्होंने कभी गलती से भी इसकी सरहद को छूने की जुर्रत नहीं की। और हैरत की बात यह है कि इस मुल्क को अपना अमन कायम रखने के लिए और अपनी मईशत बनाने के लिए ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की फौज की जरूरत पड़ी, और ना ही किसी अफ्रीकी यूनियन के अमन दस्ते की, और ना ही किसी और मुल्क की मदद की। तो आखिर ये मुल्क है कौन सा, और इसे तस्लीम ना करने की बड़ी वजह क्या है? ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोमाली लैंड की। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक दुनिया ने इसकी आजादी को तस्लीम नहीं किया, मगर इसे अब पहली बार बाकायदा तस्लीम मिल चुका है। और यही वजह है कि आज दुनिया के बहुत से ममालिक की नजरें इस पर जमी है, क्योंकि ये खलीज और मशरकी अफ्रीका की सियासत का रुख बदलने की सलाहियत रखता है। 26 दिसंबर सन 2025 को इसराइल जैसा मुल्क, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का पहला रुकन मुल्क बना, जिसने सोमाली लैंड को बाकायदा एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर ख़ारजा ने सोमाली लैंड के नए सदर के साथ, जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इक़्तिदार में आए थे, बाहमी तस्लीम की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। नेतन्याहू ने इस कदम को अब्राहम अकॉर्ड के जज्बे के मुताबिक करार दिया। दोनों ममालिक ने सफारत खाने खोलने और सफ़ीर मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया, और सोमाली लैंड ने ऐलान किया कि ये भी अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करेगा। इसे इलाकाई और आलमी अमन की तरफ एक कदम कहा गया है। ये तारीखी लम्हा हरगीसा शहर की सड़कों पर मनाया गया, जहां हजारों लोगों ने सोमाली लैंड और इसराइल के परचम लहराए। यहाँ तक कि कौमी अजायब घरों पर भी इसराइली परचम लहराया गया। बहुत से सोमाली लैंड के लोगों के लिए ये 34 साला सफारती तन्हाई के खात्मे का दिन था। मगर हरगीसा शहर की यह खुशी बाकी जगहों पर गुस्से में बदल गई। सोमालिया की हुकूमत ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दिया। सदर ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर इसराइल के इस इकदाम को हमले का नाम दिया। अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग, इस्लामी तामुन तंजीम, मिस्र, तुर्की और जबूती जैसे ममालिक ने भी इस तस्लीम को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने इस फैसले की मुखालफत नहीं की, मगर ये भी वाज़िया किया कि सोमाली लैंड के बारे में इसकी अपनी पॉलिसी आज भी वही है। इससे पहले जनवरी सन 2024 में इथोपिया के साथ सोमाली लैंड के माहिदे ने भी खूब हंगामा खड़ा किया था, जिसमें सोमाली लैंड के समुद्री रास्ते तक रसाई के बदले अपनी रियासत की तस्लीम मांगी थी। इथोपिया ने 20 किलोमीटर साहिली पट्टी, 50 साल के लिए बहरी अड्डे और तिजारती इस्तेमाल के लिए लीज पर लेने का मुआहिदा किया, और बदले में सोमाली लैंड को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करने का वादा किया। सोमालिया ने इस मुआहिदे को सख्ती से रद्द किया और इथोपिया से अपना सफीर वापस बुला लिया। कई महीनों की कशीदगी के बाद तुर्की ने सालसी की, और दिसंबर 2024 में इथोपिया और सोमालिया के दरमियान अंकारा शहर में एलामिये पर दस्तखत हुए, जिसमें इथोपिया ने सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने का वादा किया। मगर इथोपिया और सोमाली लैंड के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था वो कभी बाकायदा मनसूख नहीं हुआ।
اور صومالی لینڈ کا کہنا ہے کہ وہ معاہدہ اب بھی قائم ہے۔ انقرہ شہر اعلانیے کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کر کے ایتھوپیا سے بازی مار لی۔ ایک اور دلچسپ پہلو اس وقت آیا جب امریکی سینیٹر ٹیڈ کروز نے، جو افریقہ سے متعلق سینٹ کمیٹی کی قیادت کرتے ہیں، طویل عرصے سے صومالی لینڈ کے تسلیم کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگست سن 2025 میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا اور امریکہ سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صومالی لینڈ خلیج عدن کے تجارتی راستے کی حفاظت، ارد گرد کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور خطے میں چین کے بڑھتے اثر کو روکنے کے لیے امریکہ کا اہم ساتھی بن سکتا ہے۔ ایک اور ملک جس کے صومالی لینڈ سے گہرے تعلقات ہیں وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ UAE صومالی لینڈ کو خطے کی ایک بڑی بندرگاہ بنانے کے لیے بریرہ پورٹ پر بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ برطانیہ جو پہلے اس علاقے کا حکمران رہا ہے اور جہاں صومالی لینڈ نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ خاص تعلقات رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ عرب لیگ کے کچھ رکن ممالک بھی صومالی لینڈ کے ساتھ خصوصی معاہدے اور تجارت کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مال مویشی کی تجارت۔ صومالی لینڈ کے شہر ہرگیسا اور بریرہ ہر روز روزانہ بھیڑ، بکریاں، گائیں اور اونٹ سمندر کے راستے عمان، سعودیہ عرب اور UAE بھیجتے ہیں، اور یہ پورے خلیج کی سب سے بڑی مویشی تجارت ہے۔ صومالیہ کی تاریخ، جس سے آج کے صومالی لینڈ اور پینٹ لینڈ نے جنم لیا، یہ بتاتی ہے کہ بگڑی ہوئی سیاست کیسے ایک ملک کو توڑ دیتی ہے۔ صدر سیاد بری کے اقتدار میں آنے سے پہلے، یعنی 1969 سے پہلے، صومالیہ ایک ملک تھا، مگر تقسیم کی جڑیں اسی کے دور میں پڑی۔ اس سے پہلے شمالی صومالیہ پر برطانیہ اور جنوبی صومالیہ پر اٹلی کی حکومت تھی، یعنی برٹش صومالی لینڈ اور اٹالین صومالی لینڈ۔ اٹالیہ نے موگادیشو کو دارالحکومت بنا کر ایک مرکزی نظام قائم کیا، جیسا کسی بھی عام نو آبادی میں کیا جاتا ہے۔ آزادی کے معاملے میں برٹش صومالی لینڈ اٹالین صومالی لینڈ سے 5 دن پہلے آزاد ہوا۔ 26 جون سن 1960 کو جب برٹش صومالی لینڈ آزاد ہوا تو اسرائیل سمیت 35 ممالک نے اس کی آزادی کو فوری تسلیم کیا۔ صومالی لینڈ والوں نے اپنے جنوبی بھائیوں کا انتظار کیا اور 1 جولائی سن 1960 کو خود ان سے مل کر ایک نیا ملک صومالیہ بنایا۔ ابتدا میں ایک مضبوط مرکزی حکومت بنی، مگر جنوب کے لوگ جو اٹالین نظام میں زیادہ ماہر تھے جلد ہی اقتدار پر قابض ہوئے۔ شمال کے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی اور پھر سب سے بڑا دھچکا آیا۔ سن 1969 میں سیاد بری نے بغاوت کر کے سویلین حکومت ختم کر دی، پارلیمنٹ توڑی، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی اور خود مطلق العنان حکمران بن گیا۔ صومالی لینڈ کے لوگ جو اس قسم کی آمریت کے بالکل بھی عادی نہیں تھے، سیاد بری کے سخت ہاتھ میں سانس لینے کی جگہ بھی نہ پا سکے۔ مرکزی حکومت کی نظر اندازی اور اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد سے دھکیلے جانے پر غصے میں انہوں نے سن 1981 میں مسلح تحریک شروع کی، جسے صومالی نیشنل موومنٹ کا نام دیا گیا۔ سن 1988 کا سال صومالی لینڈ کے لیے سب سے تکلیف دہ رہا۔ اس سال صومالی نیشنل موومنٹ نے ہرگیسا اور بوراو شہر سیاد بری کی فوج سے آزاد کرا لیے۔ غصے میں آ کر سیاد بری نے ان دونوں شہروں سے ایسا خوفناک بدلہ لیا کہ ہرگیسا کا 90% حصہ فضائی بمباری سے ملبے میں بدل گیا۔ ہزاروں عام شہری مارے گئے اور 5 لاکھ لوگ ایتھوپیا کی طرف بھاگ گئے۔ آج ہرگیسا شہر صومالی لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہاں ایک جگہ ہے جسے فریڈم اسکوائر کہتے ہیں اور یہاں پر ایک مگ طیارہ بھی نصب ہے۔ یہ یادگار اس لیے نہیں بنائی گئی کہ کسی کو ان جنگی جہازوں سے محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ وہی جہاز تھے جنہوں نے سیاد بری کے دور میں اس شہر کا 90% حصہ تباہ کیا اور ہزاروں معصوم لوگوں کی جان لی۔ مویشیوں کی تجارت کے بعد صومالی لینڈ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ
बैरून मुल्क रहने वाले अपने लोगों की भेजी रकम है। बड़ी तादाद में सोमाली लैंड के शहरी अरब ममालिक, यूरोप और अमेरिका में रहते हैं और हर साल अपने वतन को $1 अरब भेजते हैं। यही रकम यहाँ के लोगों का असल सहारा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं और यही रकम इलाज, तालीम और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करती है। नवंबर 2024 में सोमालीलैंड ने अपना चौथा सदारती इलेक्शन करवाया। अपोजिशन रहनुमा ने तकरीबन 64% वोट लेकर इक़्तिदार में मौजूद सदर को शिकस्त दी, जिन्हें सिर्फ 35 वोट मिले थे। बैनुल अक़वामी मुशाहिदीन ने इस इलेक्शन को पुरअमन करार दिया और 12 दिसंबर सन 2024 को नए सदर ने हलफ उठाया और सोमालीलैंड के छठे सदर बने। हुक्मरान जमात से अपोजिशन को पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली ने एक बार फिर साबित किया कि सोमालीलैंड की जमहूरियत वाकई ही हकीकी और फाल है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इसराइल की तस्लीम ने 34 साल से बंद एक दरवाज़ा खोल दिया। कुछ का ख्याल है कि मजीद ममालिक भी इसकी पैरवी कर सकते हैं। ये सवाल अब तक हल तलब है कि इथोपिया अंकारा शहर अलामिये के बावजूद सोमालीलैंड को तस्लीम करेगा या नहीं। सेनेटर टेड क्रूज अमरीकी तस्लीम के लिए कोशिश जारी रखे हैं, मगर अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग और दुनिया का बड़ा हिस्सा आज भी सोमालिया के साथ खड़ा है। सोमालीलैंड का सफ़र एक गैर तस्लीम शुदा इलाके से अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क से पहली तस्लीम हासिल करने तक एक नए बाब का आगाज़ है। क्या ये वसी तर तस्लीम की शुरुआत है या ये सिर्फ एक तन्हा वाक़या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था सोमालीलैंड और इसकी दर्दनाक हकीकत। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।